हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आइए आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के गणित के सवालों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालो। तो हम ये देख रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 4 है और दो संख्याओं का गुणनफल 21 है। अगर ट्रिक से देखें तो 21 का मतलब 21 के ऐसे फैक्टर करें जिसका गुणनफल जो है दो संख्याओं का मिल जाए। तो देखते हैं, 7 गुणा 3 बराबर 21, इनका गुणनफल 21 है तो पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई। अगर इनका अंतर देखें, 7 में से 3 निकाले तो 4 बचे। तो अब हम इस तरह से ट्रिक से निकालें तो इस तरह निकाल सकते हैं। निकालना क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। तो ए क्यू क्या होता है, 7 का क्यू मान रख देते हैं और बी का मतलब है 3 का क्यू। तो बराबर देखते हैं, 7 का क्यू होता है 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 49, 7 नेम 63 और 7 सत्ते 49 और 343। ठीक है। अब इसका होता है 3 नेम 27, 3 3 9 3 27। तो अब ये घटाएंगे, 13 में से 7 गए 6 बचे और 3 में से 2 गए 1 बचे, 316 उत्तर हो गया। अगर हम इसको फार्मूला को देखें, सवाल का दूसरा तरीका ये भी है, ए क्यू माइनस बी क्यू को मान निकालना है। तो हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र हो जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं, ए माइनस बी हम ये दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है और ए बी दिया है 21 दिया है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल जाए तो हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। माइनस हमने इसलिए लिया, ये प्लस का वाला भी सूत्र होता है ताकि इसका मान हम रख सकें, ये a माइनस बी का। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह हम सूत्र में यहाँ पर ये मान रख देंगे। तो इसका मान निकालते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab ये 1ab ये 3ab। अब इसका मान रखते हैं, ए माइनस बी का जगह हम 4 रखेंगे और ये 4 का वर्ग हो जाएगा और 3ab की जगह 21 रख देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा 16 प्लस 21 या 63 बराबर 4 गुणा 3 और 6 9 और 6 और 1 7। इसकी गुणा करेंगे हम, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 से 28 और 3 31, 316 उत्तर आ गया। ट्रिक से निकाल रहे तभी ये आ गया। तो अगर चाहे हम ट्रिक से निकालें या ऐसे निकालें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, 1/2 की पावर 1/2 या 1/3 की पावर 1/3। वैसे हम ये देखते हैं, अगर ये पावर नहीं होती तो ये आधा है, ये तिहाई है, तो ये वाली भिन्न जो है बड़ी है। लेकिन चूँकि इस पर जो है घात लगी हुई है, पावर लगी हुई है, तो जब तक हम इसको पावर को पूर्ण नहीं बनाएंगे तब तक नहीं पता लगेगी। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से इसमें गुणा करेंगे और 6 से ही इसमें गुणा करेंगे। तो अब काटते हैं, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। इस तरह हम देख रहे हैं 1/2 की पावर 3 आ गया और 1/3 की पावर यहाँ पर आ गया 2। हल करते हैं, 1/2 की पावर 3, 2 का घन कितना हो गया 8 हो गया और 1 का
1 हो गया और 3 का हो गया 9। तो हम ये देख रहे हैं, ये 1/8 लिखा है, ये 1/9 लिखा है। तो यदि अंश समान है तो इस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होती है। अतः ये 1/2 भिन्न, अतः 1/2 बड़ी है 1/3 से। ये पावर इसकी 1/3 है, ये पावर इसकी 1/2 है। ये 1/2 पावर 1/2 वाली बड़ी है, 1/3 की पावर 1/3 की ये छोटी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, गुणनखंड कीजिए। ये व्यंजक है x² + 9x + 18। हम ये देखते हैं इस सवाल में, ऐसे सवाल में गुणनखंड करने के लिए लास्ट में संख्या के बाईं तरफ जो चिन्ह दिया होता है उसके साथ चलते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो हम उस संख्या के ऐसे गुणनखंड करें, ऐसे टुकड़े करें ताकि जुड़ के 9 आ जाए। तो आइए करते हैं। x² + 6 × 18, इसको हमने 9 को लिख लिया, 6 और +3 और इंटू x + 18। x² प्लस, अब अंदर गुणा कर देते हैं x की, 6x + 3x + 18। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन है बाहर, x इसमें से निकाल लेते हैं, x अंदर आ जाएगा, x + 6 और +3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x + 6। अब x + 6 दोबारा कॉमन ले लेते हैं, x + 6 और x + 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a x का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x एक समद्विबाहु त्रिभुज है, b x का ऐसा समुच्चय है जिसमें x एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हमें ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करो। तो a इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं इसमें दोनों भुजाएं इसमें भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं। ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है वो ठीक है ऑप्शन। इसमें क्या सही होगा, a = x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात करो। तो देखते हैं, एक आकृति बनाते हैं कोई। ये आकृति हो गई। तो ये तो 4 भुजाओं वाली आकृति है, हम 5 भुजाओं वाली आकृति भी बना सकते हैं। ये वाला, ये और ये वाला कोण, ये और ये। तो इन हम जानते हैं इनके बाह्य कोणों का योग, किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अगर इसको देखें हम, ये वर्ग बनाया हमने, तो 90 ये हो गया, 90 और 90 180 और 90 270 और 90 360। तो हमने देखा किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आइए प्रश्न पर आते हैं। तो 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज का बाह्य
कोण बराबर हम जानते हैं किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम पूछ रहे हैं 10 भुजाओं वाली आकृति का कितना होगा, तो हम 10 से भाग कर देंगे। यदि हम 5 भुजाओं वाली आकृति का पूछते तो 5 से भाग कर देते, अगर 4 भुजाओं वाली आकृति का पूछते तो 4 से भाग कर देते। ठीक है, इसको हल करते हैं। 0 0 कट गया, कितना बचा 36 डिग्री। अतः 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज का बाह्य कोण 36 डिग्री होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संख्या 5,69,357 में अंक 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो हम जानते हैं स्थानीय मान होता है स्थान सहित मान और वास्तविक मान क्या होता है, स्वयं संख्या। तो निकालते हैं 5,69,357 में 9 का स्थानीय मान बराबर 9 किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के। तो इसका स्थानीय मान हुआ 9,000 और इसका 9 का वास्तविक मान, संख्या में वास्तविक मान 9 का क्या है 9। तो इसका अंतर निकालते हैं, घटाते हैं इसको। चूँकि ऊपर इकाई में 0 है तो यहाँ से दहाई लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को। अंतिम जो 0 है वहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 9 निकाले, 1 बचा, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 8 रह गए। अतः 5,69,357 में 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर 8,991 हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं, यदि चौथा कोण 75 डिग्री का है तो समान कोणों की माप क्या होगी। हम देखते हैं, ये चतुर्भुज है, इसका ये एक कोण है, इसका ये वाला कोण मान लो, चलो ये कोण 75 डिग्री का है और 3 कोण क्या हैं, समान हैं, ये और ये और ये ए मान लेते हैं। तीनों कोण हैं एक समान हैं तो इनको ए मान लेते हैं और एक कोण 75 डिग्री का है। अब ये कह रहे हैं कि इन जो है समान कोणों की माप क्या होगी, ये कह रहा है। तो हम जानते हैं, पहले हम आंतरिक कोण निकालेंगे। चतुर्भुज के आंतरिक कोण कितना होता है, तो किसी भी आकृति का आंतरिक कोण निकालने के लिए एक सूत्र होता है n-2 इंटू पाई बराबर किसी भी आकृति का आंतरिक कोण। चलो लिख देते हैं पूरा, आंतरिक कोण, आकृति का आंतरिक कोण। तो निकालते हैं n की जगह, ये चूँकि चतुर्भुज है तो n की जगह 4 रख देंगे, -2 इंटू पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 2 इंटू 180 बराबर 360 डिग्री। हमने देखा किसी भी चतुर्भुज का आंतरिक कोण का योग 360 डिग्री हुआ। अब इन चारों कोणों का योग बराबर 360 रख देते हैं मान, a प्लस a क्योंकि 3 कोण समान हैं प्रश्नानुसार, प्लस एक कोण 75 डिग्री का है बराबर जो अंदर के कोण हैं चारों वो 360 है। तो करते हैं 3a बराबर 360। कोई चीज़ अगर बराबर के बाईं तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में पहुँच जाती, 75 घटा देते हैं। 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 15 में 7 गए, 8 बचे, 285। तो a बराबर 285 बटे 3 काट देते हैं, 3 9 27 और 3 पंजे 15। तो a बराबर 95 डिग्री। तो ये वाला कोण 95 डिग्री हो गया, ये भी 95 डिग्री हो गया, ये भी 95 डिग्री हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है 90 अंश, ए बी सी। तो इसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का
परिमाप हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है, एक विकर्ण दिया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। माना ए बी बराबर एक्स, ए बी बराबर एक्स मान लेते हैं। लेट ए बी बराबर एक्स और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये परिमाप कितना है? ये है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर एक्स है, ए बी का मान एक्स रख देते हैं इसमें, और प्लस बी सी हमें निकालनी है, और प्लस ए सी कितनी है? 10 है, बराबर 24 हो गई। तो बी सी इक्वल टू हो गई 24 माइनस 10 माइनस एक्स। तो बी सी बराबर 14 माइनस एक्स। अब ये बी सी हो गई 14 माइनस एक्स, और ये हमने कितनी मानी है? एक्स। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। निकाल लेते हैं। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का वर्ग है, 100 हो गया। ए बी का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस बी सी का स्क्वायर 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हल करते हैं, 14 14 में 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये 28 एक्स 2 एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, और माइनस 28 एक्स हो गए, 28 एक्स, और प्लस बराबर 0 हो जाएगा। अब इस तरह 2 कॉमन लेके 0 में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और प्लस 48। अब हम 48 के ऐसे टुकड़े करें जो जुड़ के 14 आ जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 एक्स प्लस 48। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x और प्लस 48। एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8। तो x माइनस 6 और x माइनस 8। तो यहाँ पर x का मान 6 आ गया, मान मिले x माइनस 6 और x माइनस 8। हमने इसका मान रखा ए वी इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया, और बी सी इक्वल टू 14 माइनस 6 बराबर 8 हो गया। तो इस तरह से ए वी 6 मिल गया और बी सी मिल गया 8। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। तो मान रख लेते हैं 1/2, आधार कितना है? 8 है, लंब कितना है? 6। 2 चौक 8, 4 छंग 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, इसका क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। समचतुर्भुज बनाते हैं। ये समचतुर्भुज है, लगभग ऐसा बनेगा, जिसका एक विकर्ण दिया है 160 मीटर और प्रत्येक भुजा कितनी है? 100। इसकी 100 है, इसकी 100 है और इसकी भी 100। तो हम देखते हैं इसका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम एक त्रिभुज का, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज में S होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ये जो है भुजाएं होती हैं। A का मान रखेंगे 100, B का मान भी 100 है और C का मान 160 है बटे 2।
तो ये आ गया 100, 200, 360, 360/2 मतलब 180, ये आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसको D नाम दे दो, कोई बात नहीं। तो इस ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो मान रखते हैं S का मान 180 है, 180 गुणा 180 माइनस A कितना है 160 है, तो 20 आ जाएगा। हम हाथ का घटाते हैं और इसमें से 180 में से घटाएंगे तो 80 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 80 आ जाएगा। इसको गुणा ना करके ऐसे ही हल करते हैं। 18 दूनी 36, 3600 गुणा 80 और गुणा 80। हम देख रहे हैं ये 60 गुणा 60 हो गया, ये 80 गुणा 80 हो गया, तो इसको वर्गमूल से हटा देते हैं। 60 गुणा 80 बराबर 6 4800। 4800 ये एक त्रिभुज का हो गया, ये हो गया वर्ग मीटर। अब हमें चूँकि ABC का था, अब हमें ABC का और प्लस ADB का मतलब ADBC पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसे दोगुना कर देंगे। तो समचतुर्भुज ACBD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 4800 बराबर 9600 वर्ग मीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि A + B = 7 तथा AB = 12 हो तो A² + B² का मान बताओ। तो हम देख रहे हैं दो संख्याओं का योग 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो हम देख रहे हैं 4 + 3 = 7 हो गया और 4 गुणा 3 बराबर 12 हो गया। तो A² + B² निकालना है, A² + B² निकालना है, तो A की जगह 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर, और B की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर 25। ये संख्या आ गई। इसका दूसरा तरीका है, हम देख रहे हैं A² + B², तो हम ये देखते हैं A + B का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है A² + B² + 2AB। अब यहाँ से A² + B² का मान निकाल लेते हैं। A² + B² = A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। मान रख देते हैं A + B कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 2 × AB 12 = 7 7 49 हो जाएंगे ये, माइनस 12 दूनी 24। घटाते हैं 9 में से 4 रहे 5 बचे और 4 में से 2 गए 2 बचे 25। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि 5 की पावर x + 1 प्लस 5 की पावर 2 - x = 5 की पावर 3 + 1 हो तो x का पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात कीजिए। इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 5 की पावर x + 1 प्लस 5 की पावर 2 - x = 5 की पावर 3 + 1। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 5 की पावर x × 5 की पावर 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 5 की पावर 2 और 5 की पावर -x, तो हम 5 की पावर x यहाँ लिख लेते हैं। ये माइनस है तो नीचे आ गया ये भाग में। और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 125 + 1 इसको, ठीक है। तो अब यहाँ हम 5 की पावर x है, इसको अगर सरल करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं माना
माना कि 5 की पावर x इक्वल टू a, तो मान रखते हैं 5 इंटू ए प्लस 5 पंजे 25 बटे a इक्वल टू 105 पंजे 25 पंजे 125 और प्लस 1 126। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। 5a² प्लस 25 बटे a इक्वल टू 126। इसको इधर हल करते हैं, तिरछी गुणा कर लेंगे। 5a² प्लस 25 बराबर 126a। 5a² माइनस ये बराबर के इधर कोई चीज़ प्लस में है तो इधर जब आएगी तो माइनस में हो जाएगी। 126a प्लस 25 इक्वल टू 0। हम इसके गुणनखंड करते हैं। 25 लास्ट वाली संख्या है वो देखते हैं, प्लस में है तो हम जो शुरू में अंक लिखा है 5 और 25 की गुणा करते हैं। 25 पंजे 125, 125 के ऐसे टुकड़े करें जो जुड़ के जो है 126 आ जाए। तो देखते हैं 125 का, हाँ 5a² प्लस 125 कन 125, a आ गया प्लस 25, ये सॉरी माइनस है। 5a² माइनस 125a, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस a प्लस 25। इसमें 5a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस यहाँ 25 आएगा, माइनस a कॉमन ले लेते हैं 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में हमें ये वाला चाहिए। a माइनस 25 यहाँ आ गया, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर 5a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, a माइनस 25 एक ब्रैकेट में, तो a इक्वल टू 25। ये मान हम इसमें रख देते हैं जो हमने माना था। 5 की पावर x इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे हम 25, तो 25 का मतलब 5 की पावर 2। अब घातों की तुलना करने पर अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर हम देखते हैं x बराबर, चूँकि इनका बेस समान है तो हम घातों को इनको इक्वल कर लेते हैं। x इक्वल टू 2, अतः x का मान 2 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखते हैं 5 जनवरी 1991, ये 1991 लीप ईयर नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होता है तो एक दिन जो है कर लेते चलो। 5 जनवरी 1991 को क्या था? शनिवार था, शनिवार। तो अब जो है 5 जनवरी 1992 को क्या होगा, इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार होगा। अब ये कह रहे हैं 5 जनवरी 1992 को रविवार था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था? तो जनवरी माइनस 5 दिन निकाल देंगे इसमें से, और प्लस एक फरवरी आएगी इसमें, फरवरी, और इसमें 3 मार्च आएगी। ये है 1992 की, 1992 सन के हैं ये, एक साल बाद के। तो चूंकि 1992 लीप ईयर है तो इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, तो जनवरी में से 5 दिन निकालेंगे, 31 की होती है जनवरी, 26 बचे, और फरवरी 29 की है, और प्लस 3 ये है। तो टोटल कितने आते हैं? 3 और 9 12, 6 18, और 3 और 2 5, 58 हो गए। तो सप्ताह के दिनों से हम भाग करेंगे। जब हम भाग करते हैं, कर लेते हैं भाग, 58, 7 8 56, 2 दिन विषम दिन बचे, 2 दिन बचे शेष,
तो इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे। रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे, रविवार प्लस सोमवार और प्लस मंगलवार। तो अतः सप्ताह का 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का मंगलवार होगा। इसका आंसर है मंगलवार। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाता है तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या बराबर a। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं किसी संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो ये a माना है, a + 8 अधिक है हर उसका। तो अभी कह रहे हैं यदि उसके अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो उसका मान 3/2 हो जाता है। 3/2 हो जाता है। हल करते हैं। a + 17 बटे a + 9 = 3/2। तो यहाँ ले लेते हैं, तिरछी गुणा कर लेंगे, 2 की गुणा करेंगे a से, 2a + 34 = 3a + 27। a को एक तरफ ले लेते हैं और अंकों को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये 34 है, 34 - 27 = 3a - 2a। तो यहाँ से आ जाएगा a = 7। अतः वो परिमेय संख्या 7 होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, ये निकालना है। तो जो चीज़ हमें दिया हुआ है वो देखते हैं पहले सॉल्यूशन इसका। उत्तीर्ण छात्र, परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र कितने % हैं? 94%। टोटल क्या होता है? 100%। तो जब उत्तीर्ण छात्र 94% हैं तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? अनुत्तीर्ण छात्र ये होंगे 6%। 6% होंगे। अब ये कह रहे हैं 33 छात्र विफल हुए। 33 छात्र कितने हुए? और ये बराबर दे रहे हैं 33 छात्र। तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो आइए करते हैं। माना परीक्षा में x छात्र सम्मिलित हुए। तो x मान लेते हैं। तो अभी प्रश्नानुसार x का 6% बराबर 33 है। तो x गुणा 6 बटे प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 = 33। तो इसको हल कर लेते हैं। 6 से ये काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से ये कट जाएगा 50 दूनी 100, 50 बार। 3 से ये कट जाएगा 11 बार। तो कितना आया? यहाँ से निकल के आया x बटे 50 बराबर 11। तिरछी गुणा कर लेंगे। x = 50 की हम 11 में गुणा करेंगे तो 11 0 0 11 पंजे 55। तो जो टोटल छात्र थे वो 550। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम ये देख रहे हैं 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों का बिक्री मूल्य आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत = होता है SP। SP कितना है? 10 - CP कितना है? 8। SP का मतलब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 और गुणा 100।
प्रतिशत करने के लिए। ये सूत्र होता है, रख देंगे 10 में से 8 निकाले, 2 बचे और यहाँ पर 8 बच गए और ये 100, तो 2 चौक 8 और 4 से ही काटेंगे तो ये 25 आ गया। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है और 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो देखते हैं। पुरुष M1 मान लेते हैं 6 और D1 15 दिन हो गए और W1 कितना हो गया? 2100 हो गए और M2 इक्वल टू 9 और D2 इक्वल टू 12 और W2 हमें निकालना है। तो सूत्र होता है इसका M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। तो M1 कितना है? मान रख देते हैं 6 गुणा 15 इंटू W2 इक्वल टू M2 9 इंटू 12 इंटू 2100। अब W2 इक्वल टू 9 इंटू 12 इंटू 2100 और अगर बराबर के इधर कोई चीज़ गुणा में दी है तो ये इसके नीचे आ जाएगी भाग में 6 गुणा 15। काट देते हैं। 6 दूनी 6 कंचा 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 5 से काटेंगे। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 गुणा 420 इक्वल टू 6 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 24 है 25। अतः 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी 2520 रुपये होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात करो। ये आंकड़े हैं, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। देखते हैं ये आंकड़े हैं कितने, सम है या विषम है। माध्यिका निकालनी है हमें, तो ये देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है आरोही क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, फिर ये देखना है कि सम है या विषम है। तो उसी हिसाब से हम हल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सम संख्या में है, तो सम वाला सूत्र लगाते हैं माध्यिका का। माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर n पदों की संख्या है। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी जगह n की जगह 10 लगा देंगे। 10/2 बे पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 बे पद का मान बटे 2। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये 5वें पद का मान हो गया, ये 6ठे पद का मान हो गया। चलो लिख देते हैं एक बार। 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे 2। तो हल करते हैं। 5वां पद क्या है? ये x है और 6ठा पद क्या है? x + 2 है बटे 2। और ये जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 63 के। तो ये हल करते हैं। तो माध्यिका 63 इक्वल टू क्या था? हमारा 5वां पद था x और 6ठा पद था x + 2 बटे 2। अब तिरछी गुणा करते हैं। 63 दूनी 126, 2 3 6 6 दूनी 12 इक्वल टू x और x 2x + 2। तो 2x इक्वल टू 126 माइनस 2, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इक्वल टू 124। तो x इक्वल टू 124 बटे 2 बराबर, काट देते हैं 2 × 12 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से आया
x इक्वल टू 62, अतः x का मान 62 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 4 और b अनुपात c इक्वल टू 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। हल करते हैं इसको। a b c लिख लेते हैं। a अनुपात b कितना है 3:4 और b अनुपात c कितना है 6:7। गुणा करते हैं इसकी। 3 की 6 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 6, 4 की 6 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 6 और फिर 4 की 7 से गुणा करेंगे। 3 छंग 18 हो गए, 4 छंग 24 हो गए और 4 सत्ते 28 हो गए। 2 से काट देंगे, 2 ने 18, 2 से 12 कट जाएगा, 14 कट जाएगा। अतः a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हो गया 9:12:14। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ये कह रहे हैं साधारण ब्याज पर कोई धन है 25 वर्षों में, समय कितना है, समय है 25 वर्ष और दर हमें, ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो माना धन था P, तो 25 वर्षों में कितना हो गया 2P हो गया। तो ये है मूलधन और तो इसका मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन हो गया 2P, क्योंकि दुगुना हो गया। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 2P माइनस P इक्वल टू P। अब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना है P, ब्याज कितना है P, मूलधन कितना है, मूलधन भी P है और दर कितनी है, दर है निकालनी है, दर निकालनी है और समय कितना है 25 वर्ष और बटे 100। तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100। अंश हर में कोई संख्या, दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से कट रही है तो काट देते हैं। P से P कट गया। यदि बराबर के इधर गुणा में कोई चीज़ है और बराबर के दूसरी तरफ भी गुणा में कोई चीज़ है तो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ से बचा 1 और इधर से बचा R बटे 4। तो तिरछी गुणा कर देंगे, R बराबर 4। तो दर कितनी आ गई, दर बराबर आ गई, दर R बराबर आ गई 4%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी निकालिए। तो हम बनाते हैं, हल करते हैं। वृत्त बनाएंगे और जीवा कहाँ से जाती है, सेंटर को छोड़ के किसी अन्य स्थान से जाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये जीवा है, ये जीवा यहाँ भी हो सकती है, ये जीवा यहाँ भी हो सकती है, ये जीवा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन सेंटर से होके नहीं जाती है। अब ये कह रहे हैं त्रिज्या कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेंटर से जीवा पे जो लंब डाला है, जो दूरी है, मान लेते हैं O और A और M, इसको मान लेते हैं OAM। तो हमें क्या करना है, हमें OA निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, OA निकालनी है और OM दी है 10 दी है और MA जीवा की आधी होती है क्योंकि लंब डाला है हमने सेंटर से। तो ये 8 हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। OA हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। OM का स्क्वायर इक्वल टू होता है OA स्क्वायर
प्लस MA²। मान रखते हैं OM कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। OA हमें निकालनी है, OA का स्क्वायर ऐसे ही रहा, और MA कितना है, 8 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और OA स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसका स्क्वायर होता है 64। तो इधर 100 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 64 इक्वल टू OA²। अब यहाँ से 100 में से 64 गए, 36 बचे, इक्वल टू OA², और OA इक्वल टू हो गया √36। OA इसका वर्गमूल हटाएंगे, √6 × 6, तो ये एक बार रख लेते हैं, इसका 36 का वर्गमूल हो गया 6, तो अतः ये 6 हो गया CM। अतः OA मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी जो OA हो गई, OA वो 6 सेंटीमीटर हो गई।